हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, और ये इस पार्ट का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 पार्ट बना चुका है, जिसमें आपको अम्ल और भस्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिए गए हैं। ठीक है, और आज हम इसका एक क्रियाकलाप करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक टेस्ट करने वाले हैं। इसमें देख क्या करना है। ये बोला गया है कि हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म कर छान ले। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हल्दी को का छोटा छोटा जो टुकड़ा बना लेना है, फिर उसे जल के साथ गर्म कर लेना है, और फिर छान करके जो जल होगा वो हमें हल्दी से प्राप्त विलयन को 2 अलग अलग प्रखनलियों में ले। यानी कि वो जो पानी होगा उसे हमें 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। ठीक है, यानी प्रखनली में रख लेना है। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है। एक परखनली में साबुन का विलयन डालें। यानी कि हमने जो हल्दी का पीला रंग वाला जो विलयन लिया है, उसको हमें किस में डालना है, परखनली में लेना है 2 अलग अलग। और उसके बाद एक परखनली में उसमें हमें डाल देना है साबुन का विलयन, यानी साबुन घोल करके, और वो पानी हम उस हल्दी वाले पीले रंग के विलयन में डाल देना है। तो क्या होगा, तो परखनली के विलयन का पीला रंग लाल भूरे रंग में परिणत हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम टेबल ये पढ़ाए थे, तो ये हल्दी है। हल्दी का जो पीला रंग है वो किस में बदल रहा है, लाल भूरा रंग में। ठीक है, तो लाल भूरा में कब बदल रहा है, जब विलयन क्षारीय है। ठीक है ना, तो हमने इसमें क्या डाला है, साबुन को डाला है, जिससे पीला रंग किस में बदल गया है, लाल भूरा रंग में। इसलिए जो साबुन का विलयन होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, देखिए आगे दिया भी है कि जिससे साबुन के क्षारीय होने की पहचान होती है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे परखनली में सिरका डाले, यानी कि एसिटिक अम्ल। दूसरे में हमें क्या डालना है, एसिटिक अम्ल। तो देखिए हल्दी है, पीला रंग का उसका विलयन होगा, और उसमें जब हम अम्लीय डालेंगे तो पीला का पीला ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम एसिटिक अम्ल डालें, यानी कि अम्ल डाला गया है, तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए सिरका परखनली में रखे विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। यानी कि जो हल्दी का पीला रंग था वो अम्ल के साथ पीला का पीला ही बना रहेगा। ठीक है, जिससे हमें ये मालूम होगा कि जो एसिटिक अम्ल है यानी सिरका जो है वो अम्लीय होगा। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अतः सिरका अम्लीय है। ठीक है, अब देखिए ये था पहला क्रियाकलाप। अब हम करने वाले हैं इसका कार्यकलाप 2। ठीक है, दूसरा है। इसमें देखें ये बोला है कि लाल गोभी के छोटे छोटे टुकड़ों को जल में गर्म कर छान ले। अब जब हम लाल गोभी के टुकड़ा को गर्म करेंगे तो जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का विलयन हमें प्राप्त होगा, क्योंकि गोभी जो है वो लाल है। ठीक है, इसलिए उसका जो विलयन आएगा वो लाल ही आएगा। ठीक है, तो इस विलयन का रंग लाल बैगनी होता है। ठीक है, पर्पल होगा, लाल बैगनी। तो इस विलयन को 2 परखनलियों में लें। यानी कि जैसा हमने हल्दी के दोनों विलयन को लिया था, ठीक उसी तरह हम जो लाल गोभी का पत्ता है उसके विलयन को भी हम 2 परखनली में ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक परखनली में सिरका या नींबू के रस को डालें। एक में क्या करना है, सिरका या एसिटिक अम्ल या फिर नींबू के रस को डाल लेंगे। ठीक है, तो परखनली में रखे बैगनी रंग के विलयन का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, यानी जो हम इसका लिए थे लाल बैगनी रंग का, वो पूरा किस में बदल जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, क्या डालेंगे, तो सिरका या नींबू। ठीक है, फिर दूसरे परखनली में साबुन का विलयन डालें। यानी दूसरे में हमें क्या डालना है, साबुन का विलयन जो कि हम हल्दी में डाले थे वो डालना है। तो परखनली के बैगनी रंग के विलयन को यह हरा कर देता है। कैसा कर देगा, हरा कर देगा। अतः सिरका अम्लीय तथा साबुन क्षारीय होगा। ठीक है, यानी यहाँ जो बैगनी रंग था, अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में दिया गया था लाल गोभी का पत्ता, अगर उसके विलयन में हम अम्लीय डालते हैं तो उसका रंग लाल बैगनी हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो बैगनी रंग का जो था वो लाल हो गया था। ठीक है, और जो क्षारीय जब डाला गया यानी साबुन का घोल डाला गया तो वो हरा हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाता है कि जो सिरका है या नींबू का रस वो अम्लीय होगा और साबुन जो होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कार्यकलाप था। अब तीसरा है। तीसरा में देखिए क्या करना है, इसमें ये बोला जा रहा है कि चुकंदर, ठीक है,
से बनाए गए बैंगनी रंग के सूचक को एक परख नली में ले, यानी कि जब हम चुकंदर से एक विलेन बनाएंगे तो वो बैंगनी रंग का होगा और उसे हमें भी एक परख नली में उसे भी ले लेना है, ठीक है। तथा इसमें साबुन का विलेन डालें। अब इसमें किसका विलेन डालना है? साबुन का, ठीक है। तो सूचक का बैंगनी रंग पीले रंग में परिणत हो जाता है, ठीक है। यानी जो बैंगनी होगा वो किस में बदल जाएगा? पीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। आप देख सकते हैं चुकंदर यहाँ दिया है, इसमें अगर अम्लीय डालेंगे तो ये लाल बैंगनी रहेगा और क्षारीय होगा तो पीला हो जाएगा। या फिर अगर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं और उसका रंग अगर पीला हो जा रहा है तो वो चीज़ क्षारीय होगा, ठीक है, जो उसमें डाला गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ साबुन को डाला गया है तो किस में बदल गया है? पीले रंग में बदल गया है। यानी कि इससे ये मालूम होगा कि जो साबुन है वो क्या है? क्षारीय है। यानी कि हमने 3 कार्यकलाप किए, तीनों में साबुन जो है वो उस रंग में परिवर्तित किया जिस रंग में क्षारीय करते हैं, इसलिए साबुन क्या है? क्षारीय होगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर इस सूचक पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अगर हम उसमें कोई अम्ल डालें तो अम्ल जैसा इसका रंग होगा, यानी कैसा रंग है? बैंगनी रंग का जो विलेन हमें मिला था चुकंदर से वो बैंगनी रंग का ही रहेगा, ठीक है। उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिसमें जब हम अम्लीय माध्यम डाल दें या क्षारीय माध्यम तो उसमें उसका जो स्वाद होगा, ठीक है, या गंध होगा, स्मेल, वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इन्हें ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखें प्याज है, लवंग तेल तथा वैनिला इत्र, ठीक है। यानी ये ऐसे पदार्थ होंगे जो अम्लीय और क्षारीय के साथ अपने गंध को बदल देते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसमें चौथा जो है वो है अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। यानी अम्ल और भस्म दोनों के साथ जब किसी धातु का अभिक्रिया कराया जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इसके पहले हम ये पढ़े थे कि कोई भी अम्ल है जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। जैसे देखिए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी एक सक्रियता श्रेणी है जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ ये देखिए कि जो इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो भी चीज़ें आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो पहले तो लवण बनाएंगे और फिर हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितना ही दूर स्थित होता है उतना ही वह सक्रिय माना जाता है। यानी कि हाइड्रोजन से, यानी कि जो तत्व हाइड्रोजन से जितना दूर होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा, ठीक है। फिर पोटेशियम काफ़ी सक्रिय धातु होता है तथा सीसा सबसे कम सक्रिय होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये टेबल देखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखिए इस टेबल में क्या दिया गया है, देखें ये रहा सक्रियता श्रेणी, ठीक है, और इसमें दिया है यहाँ कुछ धातु का नाम दिया है, उसका संकेत दिया है और ये सक्रियता यानी कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे कम सक्रिय धातु जो है, कम सक्रिय धातु कौन सा है? Au यानी सोना। यानी इन सब में सबसे धीमे अभिक्रिया कौन करेगा? सोना करेगा, ठीक है। उसके बाद हम इससे जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे सक्रियता जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यानी H, और इससे ये बताया गया है कि हम हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जाएंगे सक्रियता श्रेणी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ ये K जो है वो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, ठीक है, जो कि यहाँ बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये बताया गया था कि हाइड्रोजन से ऊपर के धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितनी ही दूर स्थित होता है उतना ही वह सक्रिय माना जाता है। यानी कि हाइड्रोजन से दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो सक्रिय होते जाएंगे, ठीक है।
फिर देखिए पोटेशियम काफ़ी सक्रिय धातु होता है तथा सीसा सबसे कम सक्रिय होता है। ठीक है, जैसा कि हमने टेबल में नीचे देख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ 2 अभिक्रिया दिया हुआ है। ये जिंक है, ये H2SO4 है और ये दोनों आपस में मिलके बनाया है ZnSO4 और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। ठीक है, यानी देखिए ये जिंक जो है धातु है और H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो धातु और ये अम्ल, ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा जिंक सल्फेट जो कि लवण होगा और प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन। फिर देखिए दूसरा यहाँ Fe है, यानी ये फेरस होता है लोहा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा फेरस क्लोराइड और प्लस में H2, यानी ये भी एक लवण होगा और ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जैसा हमारा टॉपिक है वैसा यहाँ काम हो रहा है। अब यहाँ दिया है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु। ठीक है, यानी ये जो श्रेणी यहाँ पे दिया गया है इस श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे जो भी धातु आएंगे, यानी यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ है और इसके नीचे जो भी धातु हैं, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता है। यानी अगर हमें इन जो अम्ल के नीचे वाले धातु हैं इनका अभिक्रिया कराना है अम्ल के साथ तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीकारक चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ऑक्सीकारक ना हो तो वो सारे धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब है नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है, यानी अगर हमारे पास नाइट्रिक अम्ल हो तो वह एक ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। अतः यह उन धातुओं के साथ ही अभिक्रिया करता है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुओं का अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया कराएं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं तांबा है Cu यानी कॉपर, पारा यानी मरकरी Hg, चांदी Ag, सोना Au। ठीक है, ये सारे जो 4 तत्व ऐसे हैं जिनका अभिक्रिया अगर हमें अम्ल से कराना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीकारक चाहिए, यानी जैसे हम नाइट्रिक अम्ल को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सक्रियता श्रेणी। तो ये टेबल जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा और आपको बस इतना याद रखना होगा सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है तो पोटेशियम है और सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है तो सोना है Au। ठीक है, और हो सके तो ये ज़रूर याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे सबसे पहला कॉपर है, फिर पारा है यानी मरकरी, फिर चांदी है और फिर सोना है। ठीक है, तो इन चारों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये था सक्रियता श्रेणी। अब इसके आगे है एक कार्यकलाप दिया हुआ है। इसमें देखें, इसमें क्या गया है कि चित्रानुसार उपकरण सजाएं। इस तरह का एक उपकरण सजा लिया, आप देख सकते हैं नीचे ये चीज़ लिखा हुआ है जस्ता तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया तथा हाइड्रोजन गैस की जांच। ठीक है, यानी हम इसमें क्या कराएंगे, जस्ता यानी जिंक है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, इन दोनों का अभिक्रिया जब कराएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसका जांच भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कार्यकलाप को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, उपकरण सजा लेना है। फिर देखें कुछ जस्ता के टुकड़ों को कोणीय फ्लास्क में लें। ठीक है, यानी कोणीय फ्लास्क जो होता है हमें उसमें ले लेना है किसको, जस्ता के टुकड़ों को यानी जिंक। ठीक है, फिर देखें थिसल कीप से फ्लास्क में 25 ml यानी कि 25 मिलीलीटर तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। ठीक है, यानी कीप के सहायता से हमें क्या डाल देना है, उसमें लगभग 25 ml तक H2SO4 डाल देना है। ठीक है, फिर देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, यानी कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, कौन कौन, जस्ता है और H2SO4, तो जब दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलने लगेगा। ठीक है, इस गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करेंगे। ठीक है, प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस से भरा साबुन के बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, हमें इसमें क्या करना है, ये
एक है कोणीय फ्लास्क, ठीक है, कोणीय फ्लास्क लेना है। इसमें हम क्या किए थे, जिंक के कुछ टुकड़े यहाँ पे रखे थे, ठीक है, और फिर इसमें डाला गया H2SO4, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो गैस के बुलबुले निकलेंगे, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये निकल रहा है। तो ये जो बुलबुला निकलेगा इसमें से बाहर आएगा, तो इस नली के माध्यम से आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया है, साबुन का विलयन, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो डायरेक्ट आएगा साबुन के विलयन में, ठीक है। और जो साबुन का विलयन है इसमें जो बुलबुला बनेगा वो डायरेक्ट बॉल के जैसे बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब इसके सामने हम जलती हुई संठी को लेके आएंगे तो ये बल्ब जो है हल्का सा ध्वनि के साथ ब्लास्ट होगा और वो जलने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए आगे क्या दिया है, ठीक है। यहाँ था, प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं, जो कि ये बुलबुले बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक जलती हुई संठी को साबुन के उठते हुए बुलबुले के नज़दीक ले जाएं, यानी इस तरह से माचिस की तीली को जला लेना है और साबुन के बुलबुले के पास लेके जाना है, ठीक है। तब देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले मंद विस्फोट यानी पॉप ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, यानी कि हल्का सा विस्फोट करेगा और वो जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये अभिक्रिया, यानी कि हमें ये मालूम चलेगा कि यहाँ से जो बुलबुला निकल रहा है उसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है। यानी कभी भी कोई भी गैस अगर हल्का विस्फोट के साथ, ठीक है, यानी पॉप ध्वनि के साथ जलने लगता है तो वो गैस हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इस तरह जांच से हमें पता चलेगा कि ये जो गैस निकल रहा है यानी Zn और H2SO4 के साथ वो कौन सा गैस है, H2 है, यानी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये था पहला कार्यकलाप। अब देखिए इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, यानी कि सक्रिय धातु जस्ता एवं एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ कौन कौन सा चीज़ है, जिंक है और एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भस्म है, ठीक है, इनके साथ जब गर्म किया जाएगा तब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे देखिए यह है Zn यानी जिंक प्लस में 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को मिलाया गया तो क्या बना है, Na2ZnO2 जो कि सोडियम जिंकेट है, ठीक है, और प्लस में H2 यानी यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक उसी तरह यहाँ एल्यूमिनियम है, इसको भी मिलाया गया है NaOH के साथ, तो यहाँ भी ये एक यौगिक बना है और प्लस में H2 गैस यहाँ भी मुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये भस्म है जिसके साथ अभिक्रिया करके कुछ लवण बना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अन्य धातुओं द्वारा नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये केवल जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही होगा, ठीक है, अन्य धातु द्वारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक, यानी अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, यानी जो धातु देखिए यहाँ भस्म के साथ अभिक्रिया किया था और यहाँ अम्ल के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा नंबर। इसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले के हमने जो तीनों टॉपिक पढ़े थे आप उसको हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद अम्ल और भस्म का परिभाषा था, उनके कुछ गुण थे, ठीक है। तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देख करके रिवीजन करते रहिए और जो भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी ध्यान से और अच्छे से सीरीज वाइज पढ़ते चलिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिकों को रिवाइज करके काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है।